नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 45 दिन से कम एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों की ना करें डिलीवरी। एफएसएसआई ने ऑनलाइन काम करने वाले सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को दिया निर्देश। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने और वस्तु की एक्सपायरी डेट 1.5 माह से कम है तो एफएसएसआई से शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता। और सालाना 5 लाख से अधिक शिकायतें उपभोक्ता अदालत में दर्ज की जा रही हैं और उपभोक्ताओं की शिकायत का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा निपटान। उपभोक्ता को समय पर न्याय दिलाने और आम लोगों को शिकायत के लिए आगे आने को प्रेरित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ई जागृति ऐप शुरू कर सकता है और इस ऐप पर बोलकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पिछले साल 24 दिसंबर को ई जागृति पोर्टल शुरू किया गया था, लेकिन अभी यह पोर्टल संचालन में नहीं आ पाया। आगामी 24 दिसंबर को से इस पोर्टल को पूरी तरह संचालन में लाने की शुरुआत हो सकती है और ई जागृति पोर्टल के संचालन में आने पर उपभोक्ताओं को शिकायत के लिए राज्य व जिला उपभोक्ता अदालत के फॉर्म के पास नहीं जाना होगा। वे अपने मोबाइल फोन या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन करके पूरी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और फीस से लेकर आप देखिए अन्य संबंधित दस्तावेज भी अपलोड हो सकेंगे और जाएंगे और पोर्टल व ऐप की पर ही उन्हें सुनवाई की जानकारी मिल जाएगी। वर्चुअल सुनवाई की सुविधा होगी और शारीरिक उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं होगी, पर उपभोक्ता कहीं भी रहकर अपने मामले को लगातार देख सकता है। अच्छी बात है। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह जो एक्सपायरी डेट निकल जाती है वो भी सामान बेचते रहते हैं। और मैं एक दिन कह रहा कि यहाँ आधे दाम में मिल रहा था कोई सामान, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है। वहां मैंने देखा है कि वो पुरानी डेट तो खत्म हो गई उसकी, लेकिन नई डेट उस पर आप देखते हैं लिख दी गई है। तो ऐसा भी होता है को, और लोग धड़ल्ले से उसका उपयोग भी करते हैं और बहुत सारे लोग, कितने लोग जागरूक है भैया, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। लोकसभा में आज पेश नहीं होंगे एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों को लोकसभा में पेश करने का काम सरकार ने वित्तीय कामकाज पूरा होने के बाद तक के लिए टाल दिया। पहले संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध थे। संशोधित कार्यसूची में सोमवार के एजेंडे में दोनों विधेयक शामिल नहीं है। एक और आपको बता दूं, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है ना, कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक बार करवा लीजिए, 5 साल के लिए फुर्सत हो जाइए। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। हमारे देश में 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन उसके बाद कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई और फिर लोकसभा का चुनाव भी आप देखते हैं क्या हो गया, समय से पहले करवा लिया गया था। इसलिए अगर देखिए विधानसभा लोकसभा की बात करें, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, अब 18 साल कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी? एक नीचे आप लोग इसका जवाब दीजिए। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखिए, जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होता है और वो कानून बन जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार में कई दिग्गजों का पत्ता कटा और आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा नीति महायुति सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कई दिग्गज नेताओं का पत्ता कट गया, जबकि 16 नए चेहरों को सामाजिक क्षेत्रीय संतुलन के साथ स्थान प्राप्त हुआ। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में रविवार को 39 चेहरों को शामिल किया गया। राकापा और शिवसेना कोटे की मंत्री 2.5 वर्ष बाद पद छोड़ देंगे ताकि बाकियों को मंत्री बनने का मौका मिल सके। देखिए, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे ना विधानसभा के। ये मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिले जाएगी और इसकी सीमा आप देखते हैं गुजरात से लगती है। इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से भी लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें
78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। हारे तो ईवीएम खराब, जीते तो सब सही है, ये नहीं चलेगा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है ना। देखिए जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो तो आप भी देखते हैं कि जहां बीजेपी जब विरोध में थी ना, कांग्रेस जब सत्ता में थी, तो कांग्रेस इसका पक्ष करती थी, बीजेपी इसके खिलाफ देश भर में रैलियां निकालती थी, किताबें लिखती थी। तो वो तो जो हारा सो वो ईवीएम पे दोष देने लगता है, और जो जीता सो वो ईवीएम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और अगर कुछ है तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और इन्हें भी, राजनीतिक पार्टियों को भी साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहिए। केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही लड़ेंगे, अतिशी कालकाजी से लड़ेंगी। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं ना, 70 सीटों के लिए चुनाव होना है, तो उसी की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली भी, याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता की तैयारी में जुटी सरकार, पीएम मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान सेकुलर सिविल कोड के संवैधानिक महत्व पर बात की। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का लैप्स हो चुका है, बिल इसी में समाहित होने का अनुमान है। एक और आपको बता दूं, जैसे आप मान लीजिए सबके लिए समान कानून की बात की जा रही है, समझ रहे हैं आप लोग। अभी आप देखते हैं कि जातियों के, धर्म के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से जो सिविल कानून है वो अलग देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, तलाक की, भरण पोषण की बात कर लीजिए, विरासत, गोद लेने, वसीयत, एक समान कानून लागू हो जाएंगे, फिर अभी अलग अलग देखने को मिलते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 44 को पढ़ते हैं ना, तो ये पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए यूजीसी लागू करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी देश में सिर्फ गोवा में है, आप देखिए यूसीसी लागू, ये भी याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि यूसीसी के कुछ मुद्दे पहले ही तय हो चुके हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों में पिछले एक साथ 3 तलाक के गैर कानून ठहरा दिया गया। इसके बाद सरकार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के बराबर 21 साल करने का प्रस्तावित कानून एवं बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 लाई थी, लेकिन 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही यह विधेयक लैप्स हो गया था। तो उसी की बात हो रही। बाकी देखते हैं, होने दीजिए क्या होता है। संभल में बंद मिले मंदिर में 46 वर्ष बाद सुबह आरती हुई है। ये उत्तर प्रदेश में मिला ना, जो 1978 के दंगे के बाद यह पहला मौका है जब मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे यहाँ। उत्तर प्रदेश की बात हो रही। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। पद्म विभूषण से सम्मानित तबला वादक जाकिर हुसैन आईसीयू में भर्ती। पद्म विभूषण से सम्मानित विख्यात वादक हैं। इनकी किसकी बात कर रहा हूं मैं? जाकिर हुसैन साहब की बात हो रही है। इनकी डेथ हो गई है, अब आईसीयू में भर्ती थे लेकिन इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। और 9 मार्च 1951 में इनकी जन्म हुआ था, ये भी याद रखिए, मुंबई महाराष्ट्र में। एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार, ताल वादक, संगीत निर्माता, फिल्म अभिनेता थे, ठीक है। और ये तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे। उन्हें व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान तबला वादकों में से एक माना जाता है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले उनकी पत्नी 700 साल गिरफ्तार हुआ है। अभी हाल ही में एआई इंजीनियर ने सुसाइड किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। 2012 में पेड़ाओ पीएम मनमोहन राष्ट्रपति होते तो नहीं होती नीतिगत पंगुता। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नवीनतम पुस्तक में व्यक्त की विचार का, कांग्रेस ने मुझे बनाया और बिगाड़ा, एक दशक से सोनिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है। चलिए, अय्यर का स्पष्टीकरण, मोदी कभी चाय वाला नहीं कहा। चलिए, ये सब आप लोग देख लिया करिएगा। अपनी पुस्तक ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि इन्होंने लिखा है। इस्तांबुल में फंसे 400 यात्रियों को विशेष विमान से लाया गया भारत। 12 दिसंबर को से तुर्की के शहर में फंसे थे भारतीय यात्री। आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा विमान,
राहत के साथ। सर्वर डाउन होने से परेशान हुए इंडिगो यात्री। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। बड़ा प्रदूषण का स्तर शाम में 300 के पार पहुंचा ईयर इंडेक्स। दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है, इतनी जहरीली हवा रहती है। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए 1.56 लाख मामलों का निपटान। नई दिल्ली की बात हो रही है, राजधानी में। अब दिल्ली में चुनाव है तो यहां भी सरगर्मियां बढ़ गई चुनाव की। माइनर डिग्री के लिए जी की 3 पेपर अनिवार्य हैं। 7 जी पेपर पढ़कर ऑनर्स के छात्र लेते हैं माइनर डिग्री। पहले मिलती थी सेमेस्टर में विकल्प की सुविधा। रोजगार दिलाने में कौशल विकास योजनाओं की अभी तक सुस्त चाल है। बार बार सुधार के प्रयासों के साथ लाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फिलहाल चौथे चरण का भी दिख रहा ठंडा रुख। अब अधिक प्रयासों का दावा है। मूल्यांकन और प्रमाणन की कई प्रणालियां होने के कारण नियोक्ता भी भ्रम में है। योजनाओं से संबंधित मंत्रालयों में समन्वय का भी देखा गया अभाव। क्षेत्रीय स्तर पर आपूर्ति व मांग के बीच आप देखते हैं विसंगतियां भी देखी जा रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। बस आप लोग ये देखा करिए, इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और आप लोग क्या किया करिएगा कि वो जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इस तरह की योजनाओं को के बारे में उल्लेख कर दिया करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब से तय हो कि पूजा स्थल कानून की दिशा और दशा। केंद्र के पास कुछ भी विकल्प और मामला फिर आ सकता है विधायिका के पाले में। ये आप देखिए, पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 है ना, उसी की बात हो रही है। और इसके खिलाफ आप देखते हैं कि क्या कहा गया है, चुनौती दी गई ना इसे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस कानून में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया हो, उसे भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 की तारीख तय कर दी गई थी और 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये कहा गया था। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। और दो समुदाय के बीच ज्यादा खाई ना बढ़े, इसलिए ये कानून लाया गया था। क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में दो समुदायों के बीच, हिंदू मुस्लिमों के एक चौड़ी खाई हो गई। हमारे देश में दंगे हुए, लोग मारे भी गए। नरसिंह राव ने की थी विदेश नीति में बदलाव की शुरुआत। जयशंकर कह रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं, बदलते परिदृश्य के मद्देनजर विदेश नीति में बदलाव जरूरी है। विकसित भारत के लिए होनी चाहिए एक विदेश नीति। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि उन्होंने कहा, ये आप रविवार को उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं रहा था। 1940, 1950, 1960, 1970 के दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य द्विध्रुवीय था, फिर एक ध्रुवीय परिदृश्य आया और अब ये दोनों परिदृश्य भी बदल गए हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने रख सकते हैं अपना पक्ष। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादास्पद बयान के लिए हो सकती है पेशी इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सभी कोर्ट से भी मांगी रिपोर्टें। जज के आचरण की इन हाउस में जांच होती है। देखिए, वकील और कैंपेन पर फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स संयोजक प्रशांत भूषण ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीजेआई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आचरण की इन हाउस की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि जज ने न्यायिक नैतिकता और निष्पक्षता, पंथनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। इन्होंने, आप देखते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद है ना, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, उसमें आप देखते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ कुछ शब्द बोले, उसी को लेकर नाराजगी जताई गई है। विकसित भारत के लिए तैयार करना होगा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का वातावरण, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। कहा, देश में नई सांस्कृतिक यात्रा के प्रकाश पुंज थे स्वामी विवेकानंद। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर डाक टिकट का किया गया अनावरण। विदेश में भी अब पढ़ाए जाएंगे भारतीय आयुर्वेद पाठ्यक्रम। भारत की प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब विदेश में भी
आधिकारिक रूप से शिक्षा दे सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने यूरोप आयुर्वेद एकेडमिक एसोसिएशन को मान्यता प्रदान कर दी है। यह पहली बार हुआ है जब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने देश से बाहर किसी संस्थान को मान्यता दी है। हिमाचल में सरकारी विभागों में दौड़ेंगे ई वाहन। अब सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों को केवल ई वाहन की मिलेंगे। विभाग स्वयं वाहन नहीं खरीदेंगे बल्कि इनको हायर किया जाएगा। अच्छी बात है। ये हिमाचल प्रदेश से आप देख लीजिए। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। पीएम सूर्य घर योजना पर राजनीति का ग्रहण। ये मुफ्त बिजली की आस में पीएम सूर्य घर योजना से कतरा रहे हैं लोग। अभी तक केवल 3000 घरों को जोड़ने में ही मिली सफलता। अब वो सोच रहे हैं कि भैया जब फ्री की ही मिल जाएगी 200-300 यूनिट तो हम क्यों काम करें। PMSGMBY को फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था और 3 वर्षों में 1 करोड़ घरों की योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसकी धीमी हो गई दर। बाकी देखते हैं क्या होता है। वही है कि जब फ्री का सब आप दे दोगे तो लोग क्यों, आप सीधी सी बात है कि लगवाएंगे, क्यों वो कोशिश करेंगे। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, तो मैं तो कहता हूं चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव जहां हो रहा है उसके बारे में, उस राज्य के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति हमारे देश में खूब होती रहती है। हाँ भैया, आपको अगर चुनाव लड़ना है और आपको राजनीति करनी है तब आप लोग इनसे सब कुछ सीख सकते हैं, नेताओं से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बिहार में भी चुनाव होने वाला है तो वहां भी आप देखते हैं महिलाओं को साधने के लिए हमारी सरकार आई तो हम इतने पैसा देंगे, हमारी सरकार आई तो हम इतना पैसा देंगे। होने लगा है, हम इस पक्ष को उतना देंगे। अब देखिए एक और बात बता दूं, चुनाव जीतने का एकमात्र उपाय ये समझने लगी राजनीतिक पार्टियां कि भैया पैसा दीजिए और बड़ी बड़ी घोषणाएं करिए, चुनाव जीत जाइए। अब दिल्ली में देखा अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि 2100 रुपया देंगे। वो तेजस्वी यादव बिहार में कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। ये सब चलता रहता है। साहब बोले आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे नक्सली, मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, अलग रास्ता अपनाए रहते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। नक्सल क्या होता है, तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और आप देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मौजूदा चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। बस्तर में 13 नक्सली गिरफ्तार, सुकमा में 5 का समर्पण हुआ है। अब इनका क्षेत्र सिमटता जा रहा है। इस सिंगरैनी कोली रीच के 2 खदानों में काम करेंगी सिर्फ महिलाएं। एक खनन क्षेत्र में लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम। खदानों में काम करने के लिए महिलाएं महिलाओं जाएगा 10 से 12 दिन का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। अच्छी बात है। ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। ये उपराष्ट्रपति, ये आप देखते हैं कि जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर के महाराजबाड़ा विक्टोरिया मार्केट में बनाए गए देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम के रविवार को उद्घाटन कर दिया है। और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा नगर निगम के सहयोग से तैयार किए गए इस म्यूजियम में पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव जाति व मानव सभ्यता का विकास और ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारियां मौजूद रहेंगी। यहाँ डायनासोर के अंडे सहित कीमती वस्तुओं भी देखने को के लिए उपलब्ध हैं। भूविज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ देखा जा सकता है। म्यूजियम में पृथ्वी विज्ञान से संबंधित दुर्लभ भूवैज्ञानिक नमूनों को मल्टीमीडिया डिस्प्ले के जरिए प्रदर्शित किया जा सकता है। एक गैलरी में पृथ्वी के विकास को दर्शाया गया है, जहां पर्यटक एक प्लेटफॉर्म के जरिए भूकंप का अनुभव भी कर सकते हैं। म्यूजियम मंगलवार से सैलानियों के लिए खोल दिया गया जाएगा। इसकी देखरेख और संचालन नगर निगम करेगा। या आप देखेंगे महाबोधि मंदिर में विश्व शांति को लेकर काग्यू मोंडलम शुरू हो गया है।
मातृ सदन के स्वामी शिवानंद ने ड्रेजिंग नीति पर उठाया सवाल। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने रविवार को दोपहर मातृ सदन में उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन की ड्रेजिंग नीति पर सवाल खड़ी किए। उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि अवैध खनन को रोज नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इधर आश्रम में अनशनरत ब्रह्मचारी दयानंद के अनशन के 9वें दिन डॉक्टरों की टीम जांच को पहुंची, लेकिन मातृ सदन ने टीम को लौटा दिया। स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक कार्यादेश निरस्त नहीं होते तब तक किसी भी तरह की वार्ता और स्वास्थ्य की जांच नहीं कराई जाएगी। लोको पायलट की सतर्कता से बची 8 शेरों की जान। वन विभाग के ट्रैकर्स की मदद से इस वर्ष अब तक 104 शेरों को बचाया गया है। भावनगर मंडल में लोको पायलट को अब विशेष सतर्कता से काम करने का निर्देश दिया गया है। आम रेस्तोरेंट से 200% ज्यादा महंगा है हवाई अड्डों पर खाना। ये हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीजों के आसमान छूते दामों की वजह से कई बार यात्री हवाई अड्डों पर भोजन खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। सरकार भी इस पर कई बार चिंता जता चुकी है, लेकिन कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। ऑनलाइन सर्वे फॉर्म लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में 58% एयरलाइन यात्रियों ने दावा किया कि शहर के एक औसत रेस्तोरेंट फूड चेन की तुलना में हवाई अड्डों पर उनका खाने पीने की चीजों के लिए 100 से 200% शुल्क लिया जाता है। सर्वेक्षण में भारत के 309 जिलों में 16,000 से अधिक एयरलाइन यात्रियों के जवाब को शामिल किया गया है। 10 में से 9 यात्रियों को खाने पीने की चीजें लगती हैं अधिक महंगी। 22% उत्तरदाताओं ने माना कि 50 से 100% अधिक महंगे लगते हैं। 10% उत्तरदाताओं ने 100 से 150% अधिक महंगा लगता है उन्हें, और 20% मतदाताओं के अनुसार 150 से 200% महंगा मिलता है, और 28% को लगता है कि उत्तरदाताओं को कि 200% से भी अधिक महंगी लगती है ये चीजें। कीमतों के मामले में रेलवे स्टेशन पर स्थिति बेहतर है। वजह महंगा किराया है। वर्तमान में कुछ हवाई अड्डों का प्रबंधन भारतीय विमान प्राधिकरण कर रहा है, वहीं कुछ तो निजी ऑपरेटर चलाते हैं। इसकी वजह से अधिकांश हवाई अड्डे किराए पर लेने वालों और फूड आउटलेट स्थापित करने के इच्छुक लोगों को स्पेस महंगी दरों पर देती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्रेता फ्रेंचाइजी को राजस्व का एक हिस्सा हवाई अड्डे के संचालन के साथ साझा करना पड़ता है। हवाई अड्डे के स्थान के आधार पर यह हिस्सा आप देखिए 25 से 30% तक हो सकता है, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर होता है। माल के किसी फूड आउटलेट से 2-3 गुना अधिक कीमत हवाई अड्डे पर है। 200 से अधिक हो सकती है एक समोसा या पेटीज की कीमत, देख लीजिए। 500 से अधिक हो सकती है एक थाली की कीमत। 200 से 300 हो सकती है एक कॉफी चाय ठंडे पेय की कीमत। सही है भैया। मांस मदिरा छूने मात्र से अग्नि अखाड़ा से निष्कासित हो सकते हैं ब्रह्मचारी। और ये खास क्यों है, देखिए सन 1136 अखाड़े की स्थापना विक्रम संवत 1992 आषाढ़ शुक्ल एकादशी सन 1336 में हुई थी। अखाड़े के ब्रह्मचर्यों को चरतु नामना कहा जाता है। मुख्यालय इसका बनारसी है। शाखा हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, अहमदाबाद, जूनागढ़ में है। आराध्य माँ गायत्री देवी है। अग्नि कार्यकारिणी 28 श्रीमहंत और 16 सदस्य हैं। कार्य सनातन परंपरा का प्रचार है इनका। अब देखिए प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है ना, तो उसी की बात हो रही। विजय दिवस समारोह में शामिल होने कोलकाता पहुंचा बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल। ये परंपरा आप देखें 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो बांग्लादेश है ना, ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 तक। 1971 में आजाद हुआ था। भारत का बड़ा योगदान है इसकी आजादी में। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। किसान आंदोलन कर रहे हैं अपना। नहीं रही अंतर्राष्ट्रीय बैगा चित्रकार पद्मश्री जोदैया बाई बैगा। ये बैगा चित्रकारी को देश विदेश में पहचान दिलाई इन्होंने। 86 वर्ष की उम्र में निधन। 11 महीने से थी ये बीमार। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय में भोपाल में उनके नाम से एक स्थायी दीवार बनी हुई है, जिस पर उनके बनाए चित्र देखने को मिलेंगे, लगे हुए हैं। और आप देखिए इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान सहित अन्य देशों में उनकी बैगा चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है।
केरल, बंगाल, बिहार में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। धूप और पानी जरूरत से कम मिले तो भी ना करें चिंता, नहीं मुरझाएंगे पौधे। कृषि विज्ञानी की 10 वर्ष की अथक मेहनत ने जगाई उम्मीद, मक्का सहित मोटे अनाज के पौधों पर हुआ प्रयोग सफल, पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगी मदद। अच्छी बात है। राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर खर्च किए जाएंगे 300 करोड़। ये मुख्यमंत्री यहाँ के कह रहे हैं, भजनलाल शर्मा है ना, वही। उन्होंने कहा कि मथुरा के गोवर्धन स्थित पुंचरी का लोठा में पूजा अर्चना कर राजस्थान में गोवर्धन परिक्रमा पथ पर विकास कार्यों के चरणों का शिलान्यास होगा और परिक्रमा पथ को 4 जोन में विकसित किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में 1.2 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है और इस हिस्से में कई पवित्र स्थल हैं, सभी का विकास कराया जाएगा। परिक्रमा पथ के चौथे जोन में 250 फीट ऊंचाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाई जाएगी। ये राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका स्थान है राजस्थान का, समझ रहे हो कि नहीं है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान ही तो है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक देश एक चुनाव, कितनी जरूरत कितनी जहरत, ये जरूर देख लीजिए। कहा जाता है ना कि भारत में नेता और राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और इसकी वजह भी है, यहाँ कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव, कभी स्थानीय चुनाव, निकायों के चुनाव चलते रहते हैं। हर साल आप देखिए किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। लेकिन अब यह बदलने वाला है। अब देश में एक केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि चुनावी खबरों का एक तय मौसम होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गत गुरुवार को ही एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी। सरकार ने इन विधेयकों को मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश करने का संकेत दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव की व्यवस्था अपनाने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उनकी सोच है कि नेताओं को 4 वर्ष तक शासन व्यवस्था नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 1 वर्ष राजनीति करनी चाहिए और इससे न सिर्फ सरकारी नीतियों को तेजी से प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा बल्कि व्यवस्था से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। एक देश एक चुनाव मौजूदा राजनीति और देश को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसकी पड़ताल की बात हो रही है। और 1967 तक आपको बताया ना कि एक साथ चुनाव होते हैं। क्या है एक देश एक चुनाव, ये जरूर आप देख लीजिए। तो भारत में एक देश एक चुनाव का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकाय यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो। इसके पीछे विचार यह है कि चुनाव एक ही दिन या फिर एक निर्धारित समय सीमा में कराया जाए। और देखिए 1967 तक एक साथ होते रहे सभी चुनाव। तो आजादी के बाद 1950 में देश गणतंत्र बना और 1951-52 से 1967 के बीच लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव 5 वर्षों में होते रहे हैं। वर्ष 1957, 1952, 1957, 1962, 1967 में चुनाव हुए। इसके बाद कुछ राज्यों को पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके अलावा लोकसभा को भी पहले समय से पहले भंग कर दिया गया। इसके कारण एक साथ चुनाव का चक्र टूट गया और तब से अलग अलग चुनाव होने लगे। और कहा जा रहा है कि इससे बढ़ जाएगी जीडीपी की ग्रोथ रेट। कोविंद समिति की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5% वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। यह रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा खर्च पर 1/3 है। निवेश पर असर होगा। देश में चुनाव का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्राफिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का अनुपात करीब आप देखते हैं कि 1.5% बढ़ जाएगा। बढ़ेगा सार्वजनिक खर्च भी। केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने पर सार्वजनिक खर्च 17.67% बढ़ जाएगा। अहम बात है कि सार्वजनिक खर्च में राजस्व के बजाय पूंजीगत खर्च अधिक होगा और सामान्य तौर पर पूंजीगत खर्च बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। महंगाई में गिरावट। एक साथ चुनाव होने और अलग अलग चुनाव होने दोनों परिदृश्य में महंगाई कम होगी, लेकिन एक साथ चुनाव होने के परिदृश्य में महंगाई में अधिक गिरावट आती है। यह अंतर करीब 1.1% हो सकता है। बढ़ेगा राजकोषीय घाटा। चुनाव के बाद सार्वजनिक खर्च
बढ़ने का मतलब है कि एक साथ चुनाव के साथ अलग अलग चुनाव की तुलना में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के 2 वर्ष और 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद राजकोषीय घाटा 1.28% तक बढ़ सकता है। अमेरिका में एक साथ चुनाव होता है। जहां तक दूसरे देशों में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था की बात करें तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा शामिल है। अमेरिका में हर 4 वर्ष में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। एक साथ चुनाव का आर्थिक प्रभाव आप देख लीजिए, जो बताया ना, ये सब आप देखेंगे। एक और आपको बात बता दूं, कुछ आप देखते हैं कि इसको लेकर चिंताएं भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी चिंताएं हैं, ये भी याद रखें। महंगे चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों का चुनाव पर खर्च पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 2 गुना हो गया है। और ये आप देखते हैं प्रति वोटर पर चुनाव का खर्च 2019 में 700 था और 2014 में बढ़कर कितना 1400 हो गया। और देख लीजिए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की 1,35,000 अनुमान लगाया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में खर्च का। बाकी देखते हैं क्या होता है। सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ेगा देश। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम के आधार पर विभाजनकारी मुद्दों को हवा देना राजनीतिक दलों की भारी पड़ सकता है। इसके उनके सकारात्मक राजनीतिक और की ओर रुख करना पड़ेगा और सांप्रदायिक राजनीति पर अंकुश लगेगी। एक साथ चुनाव की व्यवस्था से अर्थतंत्र और लोकतंत्र दोनों मजबूत होंगे। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था से मतदाताओं को राज्यों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर राय बनाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इससे सरकार लंबी अवधि की योजनाओं पर काम कर सकेंगे। इसके अर्थव्यवस्था के साथ लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी। और एक और कहा जा रहा है कि भैया जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे तो क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होंगे, निर्दलीय लोगों को नुकसान होगा। इसलिए इसका क्षेत्रीय पार्टी एक तरह से चिंता भी जताई जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि देखिए एक देश एक चुनाव हो, इस तरह के जो भी टॉपिक हो उस पर आपको बड़ा पॉजिटिव रहना है। वो आखिर क्या मुद्दा है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं, उससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या है, उनका समाधान कैसे हो सकता है, ये सब आपको याद रखना है। यही आपको आंसर राइटिंग में, निबंध में लिखना भी है। ठीक है, आपको एक तरफा नहीं भाग जाना है। डिजिटल क्रांति से पूरी दुनिया में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा। ओम बिरला साहब कह रहे हैं। हिंदी सेवा निधि के वार्षिक अधिवेशन और सारस्वत सम्मान समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने व्यक्त की राय। लोकसभा अध्यक्ष बिरला बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का मान बढ़ाया है। जामा मस्जिद मामले में एएसआई को जवाब दाखिल करने का मोहलत मिला है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है और आपको मालूम होना चाहिए इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। जेडएसआई के विज्ञानियों ने खोजी परजीवी ततैया की 5 नई प्रजातियां। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के विज्ञानियों ने और एक अधिकारी ने बताया कि जेडएसआई के विज्ञानियों ने नागालैंड में परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति सेराफरॉन एनिसियम की पहचान की है। इसके अलावा जेडएसआई की एक अन्य टीम ने पश्चिमी घाट में 4 अन्य प्रजातियों की खोज की। परजीवी ततैया एक ऐसा कीट होता है जो हानिकारक कीटों पर्यावरण के अंदर अपने अंडे देता है और ततैया प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह बागवानी में लाभदायक होते हैं। और जेडएससी के निदेशक गृहती बनर्जी ने कहा कि परजीवी ततैया की नई प्रजाति की खोज करना पारिस्थितिकी की स्थिरता बनाए रखने में इन छोटे जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करता है। जेडएसआई के निदेशक ने कहा है कि यह खोज भारत में प्रचुर जैव विविधता का प्रमाण है और हमारी प्रकृति में जांच और अध्ययन की आवश्यकता पर जोर देती है। यह खोज भारत में कीट प्रजातियों की विविधता तथा हमारी परिस्थिति तंत्र में इन प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करती है। ऑटो एक्सपो में 34 वाहन कंपनियों की होगी भागीदारी। बद्री का फार्मा उद्योग मांगे केंद्र से मदद की डोज। उद्यमियों ने कहा कि रिवाइड शेड्यूल एम के प्रावधान को लागू करने के लिए गारंटी मुक्त ऋण की दरकार। 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दवा का कारोबार होता है हिमाचल प्रदेश में। 12% देश के कुल दवा कारोबार में है। बद्री सहित हिमाचल की हिस्सेदारी। 10,000 से अधिक फार्मा उद्योगों का निर्यात करते हैं बाहर। क्या है ये रिवाइड शेड्यूल एम? रिवाइड शेड्यूल एम औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 का एक हिस्सा है। इसमें फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए अच्छे विनिर्माण प्रथाओं और परीक्षा संयंत्र और उपकरणों से जुड़ी जरूरतों को बताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 जनवरी को संशोधित नियम अधिसूचित किए थे और नियमों का उद्देश्य फार्मा और बायो फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना है। और उद्यमियों की प्रमुख मांगे फार्मा उद्योग रिवाइड शेड्यूल एम व अन्य अपग्रेडेशन के लिए कोलेटरल फ्री लोन की मांग कर रहे हैं।
जीएसटी लागू होने के बाद सभी राज्यों में एक जैसा टैक्स सिस्टम है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों को विशेष पैकेज की उम्मीद है। फार्मा उद्योग तक रेल विस्तार का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। हिमाचल में महंगा परिवहन, केंद्र को इनमें इनकम टैक्स में सब्सिडी देनी चाहिए। सूची में सेमिकॉन ने शुरू किया सेमीकंडक्टर का उत्पादन। सूरत की सूची सेमिकॉन ने केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के बिना सेमीकंडक्टर यानी चिप का उत्पादन शुरू कर दिया। सूची समूह के चेयरमैन और संस्थापक अशोक मेहता ने रविवार को बताया कि हमारी अगले 3 वर्ष में $10 करोड़ का निवेश करने की योजना है। ये अप्रैल-अक्टूबर 2024 में कोयला आयात 4.2% बढ़ा। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने जमा किए आईपीओ के दस्तावेज। आरंभिक सार्वजनिक निगम की बात हो रही है। भारत का रूस से कच्चा तेल आयात घटा। छूट में कमी के चलते रूसी कच्चे तेल के आयात में नवंबर में 55% की गिरावट आई है। इस गिरावट के बावजूद रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। रूस में के कुल कोयला निर्यात का 46% चीन ने खरीदा। भारतीय कंपनियों ने क्यूआईपी से 1.21 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, यानी योग्य संस्थागत प्लेसमेंट से। एफपीआई ने दिसंबर में शेयरों में डाले 22,766 करोड़ रुपए। 7,747 करोड़ रुपए रहा एफपीआई निवेश शेयर बाजार में इस साल। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही है। अगले माह पूरा हो सकता है रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण, हिंदुजा समूह कह रहा है। नए साल में गाजियाबाद के 20 स्थानों पर मिलेगा ईवी चार्जिंग की सुविधा, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए। टैक्स देने वालों को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सुक्खू कह रहे हैं। इस जलमार्ग से माल ढुलाई को बढ़ावा देने कुछ जलवाहक योजना शुरू की गई। सड़क और रेल नेटवर्क पर निर्भरता कम करना उद्देश्य है। 300 किलोमीटर तक कार्गो मालिकों को 35% तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी। अच्छी बात है इसमें। और यह योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, 2 ब्रह्मपुत्र और 16 बराक नदी पर टिकाऊ और लागत प्रभावी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बीपीएससी परीक्षाओं के परीक्षार्थी के रूप में शामिल उपद्रवी तत्वों पर दर्ज होगा हत्या का केस। 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही। नहीं रहे भोजपुरी फिल्म के मशहूर कलाकार विजय खरे। ये भोजपुरी मैथिली के साथ हिंदी व गुजराती फिल्मों में किया था काम। गंगा किनारे मेरा मोरा गांव ने बनाई थी इनकी डायमंड जुबली। 1900 उनकी पहली हिंदी फिल्म रईस जादा सन 1997 में लॉन्च हुई थी। ये हरियाणा में 20 वर्षों से कार्यरत अस्थायी कर्मी होंगे नियमित। ये देख लीजिए, हरियाणा चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70 से कितनी 90 सीटें हैं। सैनी साहब यहाँ के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इस समय काफी अशांति चल रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें विदेश मंत्री और एनएससी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायक। ये है, आप देखिए, श्रीलंका पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में 4.4 करोड़ बच्चों को पोलियो टीका लगाने को अभियान शुरू हुआ है। ये आप देखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 5 राज्यों की सीमा लगती इससे। बांग्लादेश में हसीना लोगों को गायब कराती थी। जांच आयोग ने सरकार को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। कहा 3500 से ज्यादा लोग गायब कराए गए। ये हमारे देश में बनी हुई हैं। सीरिया के लोगों के लिए 50 मिलियन पाउंड देगा ब्रिटेन। अब यहाँ आप देखते हैं, सीरिया में उठापटक हुई ना, यहाँ के राष्ट्रपति साहब भाग गए देश छोड़कर। असद और दमिश्क इसकी राजधानी सीरिया की। सेंट जॉस में भव्य प्रकाशोत्सव। कैलिफोर्निया स्थित सेंट जॉस में हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रकाशोत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में रंग बिरंगी रोशनी के साथ मनाया जाने वाला जीवंतता का यह महोत्सव क्षेत्र में प्रसन्नता, उत्साह का वातावरण बना देता है। इस दौरान इमारतें, दुकानें, कैफे, रेस्तरां आदि को सजाया संवारा जाता है। क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विभाग विकास के लिए आयोजित ऐतिहासिक प्रकाशोत्सव पर लोग
रंगीन वेशभूषा पहनकर सांस्कृतिक प्रदर्शन, संगीत, नृत्य में हिस्सा लेते हैं। लोगों के चेहरों पर इस उत्सव की प्रसन्नता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विकास उत्सव का उद्देश्य आधुनिकीकरण के बावजूद इस क्षेत्र में संजोकर रखे गए ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक मूल्यों को सीखने और इनकी प्रशंसा करने का अवसर प्रदान करता है। आजकल साइबर ठगी हुई खूब हो रही है, ध्यान रखिएगा। 536 कला साधकों ने 9 वाद्य यंत्रों का समवेत वादन कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। ये आप देखिए ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग में जो आप देखते हैं हो रहा है ना, तो उसी की तानसेन संगीत समारोह शुरू हो चुका है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तानसेन समारोह की शताब्दी में 536 कला साधकों ने 9, ये आप देखिए बताया ना आपको, जो 9 वाद्य यंत्रों का समवेत वादन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देख लीजिए, यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये आप देखेंगे कि खेल के से जुड़ी खबरें हैं। आखिर आखिर टीम में क्यों है मोहम्मद सिराज, ये सब आप देख रहे, क्रिकेट की बातें हो रही हैं, देखते रहते हैं। एडिलेड के बाद ब्रेस्ट वेस्ट ने जड़ा शतक बना 152 रन, आप लोग देखते होंगे इसे। तो एम्पायर के फैसले पर पूर्व खेल मंत्री रिजिजू अनुराग हुए आमने सामने। ये आप सभी जानते हैं कि विजेता ट्रॉफी के साथ लोकसभा स्पीकर 11 के खिलाड़ी है। ये आप देखते हैं कि सांसदों का जो हो रहा था ना, उसी की बात हो रही है। बीसीसीआई को अध्यक्ष का पद खाली होना तय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सैलान के रविवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने से, देखिए बीसीसीआई की याद रखिए, बीसीसीआई क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 में। 16 वर्षीय जी कमलिनी को भी मिली 1.6 करोड़ राशि। ये अनकैप्ड सिमरन शेख रही सबसे महंगी। ये आप देखते हैं महल जो वीमेंस प्रीमियम लीग की होने वाली है ना, उन्हीं की बात हो रही है। 12 वर्ष बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने रचा इतिहास। 2012 के बाद महिला टीम विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंच चुकी है। ये आप देखते हैं कि हांगकांग में आयोजित WSF टीम स्क्वाश चैंपियन के क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम बना एशिया चैंपियन। विजेंदर फिर निर्वोध चुने गए आईयू के। ये आप देखते हैं अध्यक्ष। रोडिंग्स और मंधाना के अवसर से भारत ने जीता। चलिए, अंडर 19 महिला T20 एशिया कप में भारत ने पाक को हराया। मुंबई ने तोड़ा मध्य प्रदेश की पहली बार चैंपियन बनने का सपना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात हो रही है। मैं पैसों के लिए सतना नहीं खेल रहा हूं, डीगो किस कह रहे हैं, अभी नए विश्व चैंपियन बने ना, वही कह रहे हैं। ये किताबें हैं, देख लीजिए। अमेरिका में राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा भव्य मंदिर। शिमला से ज्यादा सर्द देश की राजधानी। ये राधा रानी मंदिर से विरोध के बाद हटाई गई अष्ट सखियों की मूर्तियां। चेन्नई के एक ट्रस्ट ने बनवाई थी मूर्तियां। कुछ गोस्वामी ने किया समर्थन, कुछ ने विरोध भी किया। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाती है। यूरो की मुद्रा को आधिकारिक तौर पर यूरो नाम से अपनाया गया। 1995 में आज ही के दिन स्पेन के मैड्रिड में यूरोपीय संघ की बैठक में यूरोपीय मुद्रा के लिए आधिकारिक तौर पर यूरो नाम अपनाया गया था। यूरो को 1 जनवरी 1999 को वित्तीय बाजारों में लेखा मुद्रा के रूप में पेश किया गया, और जिसने पूर्व में यूरोपीय मुद्रा हवाई इकाई CECU की जगह ली है। आई प्रेंट के जरिए पहचान की नई विधि का पता चला है। 1935 में आज ही डॉक्टर कार्लसन साइमन ने आई फ्रेंट रेटिना में कोशिकाओं के पैटर्न का उपयोग पहचान के लिए करने की एक नई वैज्ञानिक विधि के रूप में पेश किया। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की आंखों का पैटर्न अंगुलियों के निशान की तरह ही अलग होता है। दयानंद सारिणी ने की थी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की खोज। पुरातत्वविद दयाराम साहनी का जन्म 1879 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के भेरा पाकिस्तान में हुआ था। शिक्षा पूरी कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ गए। साहनी 1905 में कसिया
गुस्ती नगर में और 1906 में बिहार के राजगीर में खुदाई में शामिल हुए। 1907 में चंपारण जिले में एक स्तूप की खुदाई में शामिल रहे। 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एएसआई के महानिदेशक नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। डायबिटीज के खतरे का पहले ही लग सकेगा पता। आईसीएमआर ने बनाया देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक। चलिए, अच्छी बात है। इससे उपलब्ध है देश भर में 31 डायबिटीज पीड़ितों का डाटा। देश में 31.5 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। क्रिसमस चैरिटी रन। क्रिसमस की तैयारी पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी। इसी कड़ी में कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना में आप देख सकते हैं। ये आप देखें, जीन में बदलाव के कारण कुत्ते बन गए सुपर डॉग। ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने में नई तकनीक 98% कारगर है। शुरुआती लक्षण का पता लगाने में नई मशीन लर्निंग आधारित स्क्रीनिंग विधि मददगार है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित की यह तकनीक 4 मुख्य ब्रेस्ट कैंसर उपापकारों में से एक प्रत्येक के बीच कर सकती है अंतर। स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस का उपयोग कर ब्लड का किया विश्लेषण। ये स्वस्थ आहार के उपयोग से पुराने दर्द को कम करने में मिलेगी मदद, अनुसंधान कह रहा है। एक खेल, या आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आप लोगों के लिए, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और मैं कह रहा हूँ जी जान झोंक दीजिए अपनी भैया, अपने काम से प्यार करिए। ठीक है, धन्यवाद।